प्यारे बच्चों, हम आज अपने चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट करेंगे। हमने कल प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और प्रमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और आज हम सबसे पहले उसकी रिवीजन करेंगे। क्या प्राकृत संख्याएं योग के लिए समृद्ध हैं? क्या किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का योग प्राकृत संख्या आएगा? आप करके देख सकते हैं। हम सबसे पहले 1 जमा 2 को लें तो क्या आएगा? हमारे पास 3 आएगा। हम कोई भी और संख्या लेते हैं, 4 जमा 5 हमारे पास क्या आएगा? 9 आएगा। तो ये क्या होगा? प्राकृत संख्या ही होगा। जब भी हमने दो संख्याओं को लिया तो उनका योग प्राकृत संख्या है। हम कह सकते हैं यह इसके लिए समृद्ध होगा। उसके बाद हम घटा को देखें। जब हम घटाते हैं, यदि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएं तो प्राकृत संख्या है, लेकिन किसी छोटी प्राकृत संख्या में से बड़ी प्राकृत संख्या को घटाएं तो वो प्राकृत संख्या नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह घटा के लिए समृद्ध नहीं है। यानी दो प्राकृत संख्याओं का अंतर हमेशा प्राकृत संख्या नहीं होता। जब हम गुणा करेंगे, किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं को गुणा करके आप देखेंगे, चाहे वे कोई भी संख्याएं हो, तो उनका जो गुणनफल होगा हमेशा ही प्राकृत संख्या आएगा। आप कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं का गुणन के लिए जो है वो समृद्ध है। भाग के लिए जब हम देखें, जब हम किसी भी प्राकृत संख्या को दूसरी प्राकृत संख्या से भाग करें तो प्राकृत भी आ सकता है, लेकिन जब हम किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे वो प्राकृत संख्या नहीं आएगा। हम कह सकते हैं यह भाग के लिए समृद्ध नहीं है। इसी प्रकार जब हम पूर्ण संख्याओं के लिए देखते हैं, जब हम पूर्ण संख्याओं से शुरू करते हैं, इसमें कोई भी दूसरी पूर्ण संख्या को आप जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। हम कह सकते हैं ये योग के लिए समृद्ध है। अंतर प्राकृत संख्या की तरह जब हम देखते हैं कि हम कोई भी एक पूर्ण संख्या लेते हैं, उसमें से जब भी बड़ी पूर्ण संख्या को घटाएंगे हम हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं होगा। हम कह सकते हैं ये समृद्ध नहीं होगा। गुणनफल की जब हम बात करें, किसी भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जो है हमारे पास क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह गुणन के लिए समृद्ध है। भाग जब हम देखते हैं, कोई भी एक पूर्ण संख्या ली, उसको दूसरी पूर्ण संख्या से भाग करते हैं तो यह पूर्ण संख्या नहीं है। हम कह सकते हैं कि भाग के लिए यह समृद्ध नहीं है। तो हम इसको क्रॉस के निशान से भी दिखा दें। पूर्णांक के लिए जब हम बात करें, दो पूर्णांकों का योग, चाहे वो दोनों ही माइनस के हों, तो हमारे पास क्या आएगा? -3। एक माइनस का है, एक जमा का है, तो हमारे पास क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। और यदि हमारे पास दोनों ही जमा के पूर्णांक हैं तो हमारे पास उनका योग भी पूर्णांक आएगा। हम कह सकते हैं योग के लिए ये समृद्ध है। इसी प्रकार आप घटा, गुणा और भाग के लिए कर सकते हैं। प्रमेय संख्याओं की जब हम बात करें, दो किन्हीं भी प्रमेय संख्याओं का योग जब आप करेंगे, देखिए यहाँ पर हम दिखते हैं 2 - 4, ये हमारा -2/3 प्रमेय संख्या है। योग के लिए ये समृद्ध है। उसके बाद आप दो प्रमेय संख्याओं का अंतर देखें, उनकी गुणा और भाग। भाग में आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या के नीचे यदि हम शून्य लगाएंगे तो आप कहेंगे ये परिभाषित नहीं है। बाकी सभी संख्याओं के लिए भाग समृद्ध है। शून्य यदि हमारे पास हर में आता है तो ये समृद्ध नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी संख्याओं के लिए प्रमेय संख्याएं भाग में समृद्ध नहीं होती। इसके बाद हम देखेंगे क्रम विनिमयता। क्रम का मतलब होता है सीरियल और विनिमय बदलना, बांटना। यदि हम कहें 2 जमा 3, इनका योग 5 है और 3 जमा 2 का योग भी 5 है।
हम कह सकते हैं कोई भी दो प्राकृत संख्याएं यदि हम उनके स्थान को बदल दें तो भी उनका योग वही रहता है। इसे हम कहेंगे क्रम विनिमयता। प्राकृत संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय है। जब हम घटा की बात करते हैं, 3 घटा 2 हमारे पास 1 है और 2 घटा 3 हमारे पास -1 है। दो संख्याओं का जो अंतर है यदि हम उसका स्थान बदलेंगे तो वो बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे यह घटा के लिए क्रम विनिमय नहीं है। जब हम गुणा की बात करते हैं, दो प्राकृत संख्याओं का गुणनफल यदि हम उसके क्रम को बदल दें तब भी हमारे पास वही रहता है। तो a गुणा b बराबर है b गुणा a। यह गुणन के लिए क्रम विनिमय है। भाग की जब हम बात करते हैं, आप प्राकृत संख्या को दूसरी प्राकृत संख्या से भाग करेंगे और जब हम उसके क्रम को बदल देंगे 7/6 तो ये बराबर नहीं होगा। हम कहेंगे भाग के लिए ये समृद्ध नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। पूर्ण संख्याओं की बात जब हम करें, दो पूर्ण संख्याओं का योग वही रहेगा जब हम उनके स्थान को बदल देंगे, क्योंकि 0 + 7 भी 0 है और 7 + 0 भी हमारा 7 है। तो हम कहेंगे योग के लिए ये क्रम विनिमय है। अंतर के लिए प्राकृत संख्याओं की तरह आप देख सकते हैं कि 5 - 7 और 7 - 5, यहाँ पर हमारे पास -2 है, यहाँ पर 2 है, ये बराबर नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नहीं होंगे। गुणन के लिए जब हम करेंगे, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लेंगे तो उनका जब हम गुणन करेंगे और स्थान बदलेंगे, 6 और 7 का जब हम स्थान बदलेंगे, 7 और 6 दोनों का ही हमारे पास जो गुणनफल है वो 42 है। हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं की तरह a गुणा b बराबर है b गुणा a। जब हम भाग की बात करते हैं, कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लीजिए, एक संख्या को दूसरी से भाग किया और दूसरी संख्या का जब पहली से भाग किया तो वो बराबर नहीं है। पूर्णांकों की बात करते हैं, जब हमारे पास कोई भी दो पूर्णांक हैं, जब हम उनका योग करेंगे और उनका स्थान जब हम बदल दें तो हमारे पास योग उनका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये क्रम विनिमय है। घटा की जब हम बात करें, जब हम देखिए इसको घटाते हैं, -4 - 2 -6। अब हम 2 में से घटाएं -4 को, 2 + 4, ये जमा का 6 है, ये बराबर नहीं है। हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नहीं है। गुणा की बात करते हैं हम, जब हम गुणा में इनके क्रम को बदल दें तो भी हमारे पास गुणनफल वही होता है, इसीलिए ये क्रम विनिमय है। भाग की जब हम बात करते हैं पूर्णांकों में, -6 को जब हम 5 से भाग करें और 5 को -6 से भाग करें, वो बराबर नहीं है, ये क्रम विनिमय नहीं है। प्रमेय संख्याएं इसी प्रकार आप कर सकते हैं। कोई भी दो प्रमेय संख्याएं लीजिए और इनके योग को जब आप करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं कि इनके क्रम को जब हम बदल देंगे तो भी हमारे पास योग वही आएगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्रम विनिमय है। इसी प्रकार अंतर, गुणन और विभाजन को आप करेंगे।